नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक व्यक्ति जो आजकल हर जगह है। आप सुबह टीवी खोलिएगा तो योग कराते दिख जाएंगे, दोपहर में लगाइएगा तो कोई प्रोडक्ट बेचते दिख जाएंगे, या फिर अगर किचन में भी जाइएगा तो उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके पास मिल ही जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव की, जो हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। और हरिद्वार से हर द्वार तक, यानी अब वो आपके घर तक पहुंचने के लिए कुछ और रास्तों का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। सर, अगर आप ही बताएं। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं, जब हम ये सेटअप लगा रहे थे आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो मुझे यहां ये किताब मिली। इस किताब में लिखा है द यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रोथ। दुनिया सोचती है रामदेव आगे कैसे पढ़ रहे हैं, ये किताब वो राज तो नहीं है। देखिए, ये किताब पता नहीं किसने आपके लिए छोड़ दी। यूनिवर्सल ग्रोथ का जो राज है वो है योग और कर्म योग। 100% प्योरिटी, 100% चैरिटी, अर्थ से परमार्थ। कोई सपना नहीं अपना, बस एक ही सपना है, कंट्री फर्स्ट। अर्थ से परमार्थ की इस यात्रा में हमने शून्य से शुरुआत की। जब 93 में हमने कार्यक्रम शुरू किया था, आज से 25 साल पहले, और 95 में हमने पहला ट्रस्ट और जो है दिव्य फार्मेसी दवाइयों के लिए बनाई, और उसके बाद फिर ये श्रृंखला आगे बढ़ी। हमने करीब 11,000 करोड़ रुपए की अभी तक सेवाएं की। और सुशांत जी, आपकी जानकारी के लिए, मेरा सपना है करीब 50 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करने का, और मैं करके जाऊंगा। अब पतंजलि को दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड बनाने का संकल्प। और ये विदेशी कंपनियां करती क्या है? करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर इनका कब्जा है, और खास करके ऑनलाइन पर तो 99% यही दिखते थे। आज हमने ऐसा धोबी पछाड़ लगाया है कि सारे बड़े बड़े महारथियों को पतंजलि के साथ जोड़ दिया। अब ऑनलाइन सेल में, अभी तो हम लॉन्चिंग किया, इससे पहले मैंने ट्रायल किया तो उसी में हम नंबर 1 हो गए। अब लॉन्चिंग के बाद हमारा सपना है 1000 करोड़ से ज्यादा का। तो ये जो ऑनलाइन बाजार है, जो कंपनियां जिनसे आप जुड़ रहे हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, पेटीएम है, OneSG है, बिग बास्केट है, इनकी जरूरत आपको ज्यादा थी या आपको इनकी जरूरत थी ताकि आप ज्यादा और लोगों तक पहुंच सकें? देखिए, इसको तो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में विन विन बोला जाता है कि ये दोनों के हित में होता है। तो यंगस्टर्स के पास में, जो आज इतनी स्पीड में रहते हैं, उनको कोई कन्वीनियंस नहीं था, कोई कंफर्ट लेवल नहीं था पतंजलि के साथ एक्सेस का। इसलिए हमने ये हरिद्वार से हरिद्वार तक की यात्रा लॉन्च की कि आइए सब पतंजलि से जुड़िए, क्योंकि हमारे 25 से 100% तक अलग अलग जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं हमारे सस्ते हैं। क्योंकि आप अभी तक इंटरव्यू में कई बार स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल कर चुके। आपके जो मैं कमर्शियल्स देखता हूं उसमें भी लिखा है कि विदेशी कंपनियों को भगाओ, लेकिन जिन कंपनियों से आप ये टाई अप कर रहे हैं उनमें भी विदेशों का पैसा लगा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, पेटीएम में अलीबाबा का भी पैसा लगा हुआ है, दूसरों में भी लगा हुआ है। अमेजन विदेशी ही है। आपका प्रोडक्ट लोग इसलिए खरीदें क्योंकि देश में पैसा रहे, लेकिन वो पैसा तो चीन में भी जाएगा, वो पैसा तो दूसरे जगह भी जाएगा। कह रहा हूं, अभी तो वो सारा का सारा ही विदेश में जा रहा था ना। विदेशी प्रोडक्ट, विदेशी ऑनलाइन, सारा पैसा जा रहा था। हम आधा तो बचाएंगे। वो एक संस्कृत में एक श्लोक है, विनाश जो है, सर्व विनाश उत्पन्न अर्धम त्यजति पंडिता है। जब ऐसा लगे कि सब कुछ ही नाश हो रहा है, तो बोलते हैं ना, भागते भूत के लिए वोटी सही। तो सर्व विनाश समुत्पन्न अर्धम त्यजति पंडिता, आधा तो हमने ले लिया ना। तो समझदारी दिखाएं और जिम्मेदारी निभाएं कि हम कम से कम जो ऑनलाइन पर विदेशी कंपनियों का बोलबाला था उसको तो हटाएं, और वो कब्जा हमने हटाना शुरू कर दिया है लॉन्चिंग से ही। तो आप चूंकि इतने सारी चीजें करते हैं, आप एक अपनी ई कॉमर्स साइट भी ले आते, पूरा पैसा यहीं रह जाता। देखिए, ई कॉमर्स हमारी अभी भी है। जिनको ऐसा लगता है कि एक भी पैसा विदेशी कंपनियों को नहीं जाना चाहिए, पतंजलि की ऑनलाइन शॉप पर ही जाकर के खरीदे। आप बार बार ये कहते हैं कि विदेशी कंपनियों को बाहर भेजो। मोदी जी ये कह रहे हैं कि FDI 100% कर दो और इन कंपनियों को देश में ले आओ। लोग कंफ्यूज हैं, मोदी जी की सुने कि रामदेव जी की सुने? अपनी अंतरात्मा की सुने। और मेरा तो आज भी है ओपिनियन कि रिटेल में FDI नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने ये गलत किया? देखिए, सरकार के सामने तो अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं। कुछ नेशनल, इंटरनेशनल, अलग अलग तरह के पॉलिसीज का एक दौर चल रहा होता है। अलग अलग तरह के जो संधियों का दौर चल रहा होता है। तो उसमें सरकार क्या क्या ट्रीटी कर रही है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आप चूंकि बहुत सारी बातें सरकार तक पहुंचा पाते हैं। आपने, मोदी जी का भी स्टैंड था पहले कि FDI नहीं आना चाहिए रिटेल में। अब वो बदल गए, बिल्कुल बदल गए, पलट गए। आपने मोदी जी को ये कहा या कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय जेटली जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सरकार
सुनती है, ना अंधी है, न गूंगी है, न बहरी है, न लंगड़ी है, न लूली है। ये सरकार संवेदनशील है, समर्थ है, जिम्मेदार है। मुझे लगता है सभी विषयों पर फूक फूक के कदम रखेगी और जो भी देश हित में है वही करेगी। नहीं, लेकिन आज आपके पास कैमरा भी है ना, मोदी जी को आज आप संदेश दे दीजिए कि एफडीआई कैंसिल कर दीजिए। मोदी बहुत समझदार है, वो बातों बातों में सब समझ जाते हैं। लेकिन बिजनेसमैन रामदेव इसमें घुसना नहीं चाह रहे, वो नहीं चाह रहे कि वो एफडीआई को विरोध करे। देखिए, मैं तो स्वभाव से योगी हूं और कर्म योगी हूं। ये बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने कहा था अर्थ से परमार्थ की यात्रा है, कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए यात्रा है। क्योंकि पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी सपना नहीं है। जो सिद्धांत, आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं की बात है, उस पर देखो, मैंने कहीं कोई समझौता किया हो तो बताओ। बाकी मैं स्वदेशी का प्रवक्ता और वक्ता हूं। बाकी बीजेपी वालों से आप उनकी बात पूछिए। मेरे को तो अभी भी 3,500 करोड़ का ऑफर आया विदेशी इन्वेस्टर का। मैंने कहा देखो, पतंजलि का शेयर कोई नहीं खरीद सकता। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। अभी मैंने ट्विटर पर भी कुछ आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं ये डाला था और लोगों से पूछा कि कुछ सवाल है तो आप बोलिए, मैं उनसे पूछ लूं। तो कुछ लोगों ने सवाल भेजे। एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भेजा। उन्होंने पूछा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी, इस बात का डर क्या रामदेव को है कि उनकी कंपनी का क्या होगा? अच्छा बताओ, हमने पतंजलि को स्थापित कब किया? कांग्रेस के शासनकाल में किया। और चाहे हम सत्ता से इसलिए बेअसर हैं क्योंकि सत्ता हमारे कार्यों में थोड़ा संघर्ष तो कर सकती है उस दरमियान, लेकिन जब मैं कोई लॉ को वायलेट नहीं करता तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? मैं एक ही बात मानता हूं, कभी भी ना तो इलीगल काम करो ना इमोरल काम करो। फिर किसी की सत्ता हो, किसी की कोई व्यवस्था हो, आपको कोई नहीं उखाड़ सकता। अच्छा, एक और बात बताइए। चूंकि ये बिजनेस जो है वो देश भर में फैल रहा है आपको जीएसटी से कोई दिक्कत आई क्या? देखिए, जीएसटी का जो टेक्निकल पार्ट है, लोगों को किसी भी नए ट्रेंड में ट्रेनिंग में टाइम तो लगता है। तो सारे देश में ही लोग अब जो है ट्रांस 1 फॉर्म क्या है, ट्रांस 2 फॉर्म क्या है, आप पत्रकार हो, आपको भी नहीं पता होगा। किस तरह से लोगों को रिटर्न भरना है, किस तरह से उसके जो पूरे अलग अलग जो प्रोसीजर्स हैं, उसको लेकर के थोड़ा जरूर लोगों में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये देश के हित में है, माने देश की अर्थव्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और जो टैक्स टेररिज्म से बाहर निकालने के लिए बड़ा सार्थक ऐतिहासिक कदम है। जहां तक प्रश्न जीएसटी के दरों को लेकर के, उसमें मैंने 2-3 प्रस्ताव जरूर रखे कि भाई गोमूत्र पर तो 18% टैक्स मत लगाओ। हम गोमाता, भारत माता की जय बोलने वाले गोमूत्र का उसको भी 18% पे ले आएंगे तो गोमाता कैसे बचेगी? तो ये गोमूत्र पर, गोनाइल आदि पर जो गाय के मूत्र से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उसको तो कम से कम जो है 5 वाले स्लैब में ले आओ। मुझे लगता है जो है काऊ बटर पर, गोमूत्र पर जो टैक्स लगाए, और बिस्किट वाले भी काफी परेशान मिले। आज मेरे से रास्ते में मिल रहे थे, बोले बाबा जी रिक्शा वाला भी बिस्किट खाता है, कॉमन मैन भी खाता है। जो महंगे बिस्किट है उसके ऊपर अलग दर होनी चाहिए, और जो आम आदमी जो बिस्किट खाता है 5-5, 10-10 रुपए का बिस्किट, उसके ऊपर 18% मुझे थोड़ा लॉजिकली ठीक नहीं बैठता। ठीक है, अभी चूंकि आप गोमूत्र की भी बात कर रहे थे, एक पतंजलि के फिनाइल का ऐड आता है कि गोनाइल का कि आप इसका इस्तेमाल करें और गौ माता को कत्ल खाने जाने से बचाएं। लेकिन मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अभी भी मोदी सरकार आने के बावजूद जो बीफ का निर्यात है वो उसमें भारत 3रे नंबर पर है दुनिया में। तो वहां तो सरकार आपकी नहीं सुन रही और ना ही उसमें कोई कमी है। करीब 9 करोड़ हमारे देश में अभी भी देसी नस्ल की गायें हैं, 4 करोड़ संकर नस्ल की हो गई हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपने हिंदुस्तान में अभी 25-30 किलो दूध देने वाली तो गाय दे दी हमने, 50 किलो दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय हम देना चाहते हैं। इसके लिए एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, इसके लिए ब्रीड सिलेक्शन, सीमेन सिलेक्शन, अलग अलग प्रकार का जो साइंटिफिक रिसर्च का काम है, उसके ऊपर हम 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। कुछ दान लेंगे, कुछ पतंजलि का जो भी प्रॉफिट है, हमारा तो एक ही फंडा है, देश का पैसा बचाओ और जो कुछ यहां पाओ उसको देश की सेवा में ही लगाओ। इस पर हम काम कर रहे हैं, तो ये सपना हम पूरा कर देंगे। मैंने कुछ जमीनें मांगी हुई सरकारों से कि भाई गाय के लिए तो थोड़ी जमीन दे दो हमको, गोचर भूमि के रूप में। हमको कोई वहां पर जो है कोई कॉलोनी नहीं बनानी है, हम तो बाबा लोग हैं।
लेकिन देश को बचाना चाहते हैं, गौ माता को बचाना चाहते हैं और भारत माता के लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहते हैं। मैं भारत माता का मुझ पर जो कर्ज है, जाने से पहले उस फर्ज को पूरा करना चाहता हूं। और कोई मकसद नहीं है ना सुशांत जी, मेरी लाइफस्टाइल सब पत्रकारों ने देखी है, हरिद्वार से लेकर के और दिल्ली तक, देश तक। मैंने पूरे देश में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। 2 कपड़े पहनता हूं, जमीन पर सोता हूं, न सर्दी के अंदर जो है मैं हीटर लगाता हूं और गर्म कपड़े पहनता हूं, न गर्मी के अंदर मैं एसी चलाता हूं। मैं तो एक कॉमन मैन की लाइफ जीता हूं और एक सपना एक दिल में है कि मैं जाने से पहले इस देश के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे 125 करोड़ लोगों भारतीयों के भीतर एक इंस्पिरेशन तो जगे कि एक गांव का बेटा, एक गरीब का बेटा, वो जब अपने देश के लिए इतना कर सकता है तो हम क्यों ना कंट्रीब्यूट कर अपने कंट्री के लिए। देखिए, आपकी पर्सनालिटी बहुत इंस्पायरिंग है, सिर्फ बिजनेस के लिहाज से भी नहीं, जो आप देश के लिए कर रहे हैं वो भी है। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा या हाल के दिनों में ऐसा लगा कि ये मौजूदा सरकार आपकी 2014 में सत्ता में आने के पहले ज्यादा सुनती थी, अब कम सुनती है? चाहे वो एफडीआई का मामला हो या बीफ निर्यात का मामला हो, पहले आप जो बोलते थे ऐसा लगता था वो होता था, अब सरकार आपको कम सुन। आप काले धन पर भी बोल चुके बहुत बार कि कहां आया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने तो भरोसे पर जिंदगी जी है, भगवान पर भरोसा करके घर छोड़ा, देश के ऊपर भरोसा करके आंदोलन छेड़ा, मोदी जी पर भरोसा करके राजनीति से मुंह मोड़ा कि भाई इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये देश के साथ धोखा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भी है, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। और मैं आज भी उम्मीद करता हूं, मोदी जी अभी भी 18-18 घंटे काम करते हैं, मुझे उनकी नियत, नेतृत्व और नीतियों पर कोई शक नहीं है। कुछ हो सकता है मजबूरियां हो अलग अलग कुछ मामलों में, लेकिन भरोसा है अभी है भरोसा कि मोदी जी से जो उम्मीद की थी देश के लोगों ने उसको पूरा करेंगे। भरोसे पर दुनिया कायम। लेकिन आपका भरोसा कायम है, अन्ना का भरोसा जो है वो डोल रहा है और वो फिर से अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आए थे और उन्होंने कहा वो फिर से अनशन पर बैठेंगे। आपको लगता है इसकी जरूरत है अन्ना को और क्या आप साथ देंगे अन्ना का? देखेंगे, बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, ये हमारी तहजीब है। और क्या सोच रहे हैं, क्या स्वरूप है आंदोलन का और कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं, उस पर जरूर गंभीरता से विचार करके जो भी देश हित में होगा करेंगे। ठीक है, एक और सवाल, ट्विटर पर ही ये सवाल आया था कि आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले सस्ते होते हैं, तो क्या कहीं कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज या आप अपने मुनाफे में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे? मुनाफे में कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना हम तो। फूड वाले प्रोडक्ट हमारे 2 से 4% के प्रॉफिट उसमें जाते हैं, लाभ पे, और विदेशी कंपनियां उनमें 25% से प्रॉफिट कम होते, प्रोडक्ट ब्रांड ही बंद कर देते हो। आप देख लो, यूनिलीवर देख लो, नेस्ले देख लो, पीएनजी देख लो, कोका कोला, पेप्सी, कोई भी ब्रांड देख लो, 4 रुपए का आलू खरीदते हैं, 400 रुपए किलो बेचते हैं, चिप्स बना के। कोई क्या कहते हैं, कोई लेज है, कोई अंकल है, कोई चाचा, कोई चाची बैठी हुई है, सब लूटने में लगे हुए सब। तो हम चाहे वो हमारा कोई प्रोडक्ट आप ले लीजिए, चाहे फिर हमने सस्ता किया, पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 1% भी नहीं। करीब 300 से ज्यादा तो सीनियर साइंटिस्ट और 200-250 हमारे जूनियर साइंटिस्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग डिस्कवरी का, माने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइंटिफिक, जिसको कहते हैं ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड पूरा रिसर्च, उसके साथ हम प्रोडक्ट बनाते। देखो, हम बाबा जी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप पतंजलि में जाइए, रिसर्च सेंटर देखिए, पतंजलि यूनिवर्सिटी देखिए, मेरी झोपड़ी में आएंगे तो आपको जरूर जो है छप्पर दिखाई देगा। लेकिन बाकी काम जो है ना, हमने दुनिया, मोदी जी कहते हैं ना आंख से आंख मिलाकर के बात करें, हम कहते हैं आंख से आंख ही मिलाकर के नहीं, दिमाग से दिमाग मिलाकर के, साइंस, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, हर चीज में रिसर्च, उसमें हम उनसे कहीं पीछे नहीं है। तो इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं और ना होगा। ये मेरा देश के 125 करोड़ लोगों से मेरा वादा है, ये मेरा आश्वासन, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं कभी भी लोगों के हित पर आंच नहीं आने दूंगा। ये कोई बेचने वाला काम नहीं है, ये देश को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा है, देश हमारे लिए एक बाजार नहीं, हमारे लिए एक परिवार है। आखिरी के 2 सवाल, और ये दो में से पहला सवाल जो मैं पूछ रहा हूं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश आपको बहुत गंभीरता से सुनता है और एक बहुत गंभीर मसला इसलिए अभी आया जजेस का। आपने देखा होगा 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदालत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको लेकर सवाल उठने लगे। स्वामी रामदेव ने जो पूरा प्रकरण देखा, इस पर आपकी राय क्या है और क्या अदालत में आपका विश्वास
कुछ कम हुआ है, बढ़ा है, क्या हुआ है? जुडिशली में भी बहुत तरह के प्रश्न हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, बजट आने वाला है, स्वामी रामदेव आम लोगों के हिसाब से क्या चाहते हैं उस बजट में क्या हो, और व्यापारी के हिसाब से क्या चाहते हैं उस बजट में क्या हो? देखिए, सबसे पहले योगी के हिसाब से बोलूंगा। पहले तो योग को इन्होंने चैरिटी मान लिया, उसके लिए शुक्रिया। अब आयुर्वेद जो करोड़ों वर्षों पुरानी पद्धति है, एलोपैथी का बच्चा तो उसको खूब दूध पिलाया जा रहा है, लेकिन बुजुर्गों को भूखा मारा जाता है। तो आयुर्वेद और अपने जो प्राचीन परंपराएं हैं, आयुष मंत्रालय तो बन गया, उसको बजट भी थोड़ा अच्छा दें। साथ ही साथ जवानों और किसानों को लेकर के मोदी जी ने जो वादे किए और जो उनके सपने हैं कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, मैं तो किसान का बेटा हूं तो उसकी बात तो करूंगा। मैं कोई जात पात की बात नहीं करता, अगड़े पिछड़े की बात नहीं करता, लेकिन ये चाहता हूं कि मोदी जी ने जो कहा सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किसान को आगे रखें, जवान को आगे रखें, उसके हेल्थ के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, खास करके उसके रोजगार के लिए। और टैक्स स्लैब में कोई कमी? मुझे लगता है 5 लाख रुपए तक का तो ओपन स्लैब रख देना चाहिए कि भाई इसके बाद टैक्स लगाओ 10, 20, 30% जो भी लगाना है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। नमस्ते सुशांत जी। और हमें उम्मीद है हरिद्वार से हर द्वार तक जो आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो लोगों के जीवन में और बेहतरी ला सके और देश का भी विकास हो सके। नमस्ते। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।